हेलो बच्चों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने परिवार गामा क्लियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में कि हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट कर दिया था और हम लोग आवेश के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है उसको हम लोग ले चुके थे कि आवेश क्या होता है। और फिर हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन जो आवेश की संकल्पना दी जाती है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉनों के आधार पर। और प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है इसके भी मैंने आप लोग को दो रीज़न बताए थे। आई होप आप लोग को पिछले वाला लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और अब हम लोग उसी के आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग बच्चों थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो हम लोग का डिस्कशन इस टॉपिक पर है वो है आवेशों के गुणधर्म, यानी हमें आवेश की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हमें आवेश की पढ़नी है और हम लोग आज 2 प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले इसके पार्ट 2 में बाकी जो बचेंगी 2 प्रॉपर्टीज उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। जो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप आज का अपना लेक्चर सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना प्रॉपर रूप से स्टार्ट करिए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि आवेश की संकल्पना होती है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, ना कि प्रोटॉनों के आधार पर। ठीक है, और इन सब बातों का डिस्कशन करने के बाद हमने आवेश के मात्रक भी समझ लिए थे। आवेश सबसे बड़ा मात्रक मैंने क्या क्या बताया था आपको, फैराडे। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं। तो अब हम लोग आवेश को उसके आगे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग को पढ़ने हैं आवेशों के गुणधर्म, यानी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। आप सभी लोग उस बात को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पहले समझो ध्यान से और फिर उसको नोट करना और फिर हम लोग चलते हैं अपने आवेशों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी। बच्चों, मैंने आप लोग को पिछले वाले टर्न में बताया था कि जो हमारे आवेश के प्रकार होते हैं, आवेश के जो प्रकार होते हैं वो मैंने आपसे कहा था कि आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पहला वाला आवेश होता है वो कौन सा होता है, धनावेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है, धनावेश, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणावेश। पहला वाला जो आवेश होता है वो धनावेश होगा और दूसरा वाला आवेश कैसा होगा, हमारा ऋणावेश होगा। यानी कि पहला वाला जो हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा वाला हमारा कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो पहला हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा बच्चों क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी कि पहले वाले को हम लिखेंगे प्लस क्यू से और दूसरे वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से लिखेंगे। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था कि आवेश को स्मॉल क्यू या कहीं कहीं पर इसको कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू और निगेटिव चार्ज कौन सा होगा, माइनस क्यू। आवेश 2 प्रकार के होंगे, पहला प्लस क्यू धनावेश और दूसरा क्या होगा, ऋणावेश। और मैंने आपको पिछली वाली क्लास में एक बात और बताई थी कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ गया है, तो हम बोलेंगे कि उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु में कौन सा आवेश आ जाता है, उस वस्तु में ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस वस्तु में कौन सा चार्ज आ चुका है, तो हम बोलते हैं कि उस वस्तु में धनावेश आ चुका है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है उस वस्तु में। कब, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो फिर उस अवस्था में क्या आता है, धनावेश आ जाता है। अब बच्चों, आप लोग को एक बात और समझनी है यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आप लोग बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट लगा के लिख लेना। सारी बातें आपको लिखते रहनी है, सुनते रहो लिखते रहो।
नोट लगा के आप लोग क्या लिखना है बच्चों, एक बात समझना, जो हमारे समान प्रकृति के आवेश होते हैं, कैसे, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मतलब या तो हमारे दोनों चार्ज कैसे हो, पॉजिटिव हो, दोनों समान प्रकृति के हैं, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, इन्हीं इस यहाँ पे समान प्रकृति को हम लोग बोलते हैं सजातीय, यानी कि समान जाति के। एक ही जात के लोग अगर आमने सामने आ जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सजातीय है, ये दोनों एक ही जात के हैं, दोनों कैसे हैं, धनावेश, इसलिए क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश बोलते हैं। कौन से आवेश बोलते हैं, सजातीय आवेश। तो या तो दोनों आवेश अगर प्लस के हों या फिर समान प्रकृति के आवेश कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों आवेश कैसे हो, माइनस के हो, कैसे हो, माइनस के हो। तो अगर हमारे दोनों आवेश प्लस के हैं या हमारे दोनों आवेश माइनस के हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे दोनों आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं, यानी कि सजातीय है। तो अगर दोनों आवेश हमारे सजातीय हैं, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ध्यान रखना बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशनों में हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपने आप से दूर करेंगे। कब, जब हमारे आवेश कैसे होंगे, समान प्रकृति के होंगे, यानी कि सजातीय प्रकृति के होंगे। और अगर हम मान लो कि जो हमारे आवेश हैं वो विजातीय प्रकृति के हैं, अब विजातीय मतलब क्या हो गया, अलग अलग जाति के, या फिर ये बोले कि विपरीत जाति के। कैसे, विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के। तो अगर हमारे दोनों आवेश कैसे हैं, विजातीय मतलब विपरीत प्रकृति के हैं। अब विपरीत प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर दोनों आवेश हमारे विपरीत प्रकृति के हैं यानी कि विजातीय आवेश है, तो उनके बीच में बच्चों ध्यान रखना कि हमेशा कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और वे एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इन पे हमें क्या देखने को मिलता है, इन पे हमें देखने को मिलता है बच्चों आकर्षण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आकर्षण। और ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी अपनी ओर आकर्षित करेंगे और एक दूसरे के पास में आने का प्रयास करेंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं और इनके बीच में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई है। आवेश बच्चों दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वहां पर ऋणावेश आता है, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पर धनावेश आता है। ये बात मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ पहले जा करके पहला लेक्चर देख लें, ताकि आप लोग को ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हमें ये पता चला कि अगर हमारे आवेश समान प्रकृति के होंगे यानी कि सजातीय होंगे, यानी कि एक ही जात के लोग अगर आमने सामने आ गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा प्रतिकर्षण। बात समझ में आ रही है। और अगर दोनों आवेश हमारे विपरीत प्रकृति के हैं मतलब विजातीय आवेश है, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, आकर्षण देखने को मिलेगा, और वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आप लोग को याद रखना है, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित, विजातीय आवेश आकर्षित। बात समझ में आ रही है। तो सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अब हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि आवेश के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। सभी लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, सारे पॉइंट बना बना के, ठीक है। ये आवेश के प्रकार है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, और ये क्या है, एक आपका नोट है, इस आपको नोट को याद रखना है। बस मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश के गुणधर्म। तो सभी लोग अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, आवेश के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों हम लोग को मेन रूप से इसकी 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। 2 हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और जो बाकी की 2 प्रॉपर्टीज बचेंगी उसको हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग को डिस्कस करनी है
इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग को डिस्कस करनी है वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, आवेश के गुणधर्म, और उसके अंदर जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है आवेश की योज्यता, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की योज्यता के बारे में हमें डिस्कशन करना है। बच्चों, आवेश की योज्यता का मतलब यह है कि हम आवेशों का योग कैसे करेंगे, उनको जोड़ेंगे कैसे, हमें यह सीखना है। बच्चों, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो आवेश है, बच्चों एक बात आप लोग अपनी कॉपी में वहीं पर साइड में कहीं पर नोट में लिख लीजिएगा कि बच्चों आवेश जो है, बच्चों ध्यान रखना कि एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। यानी आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसमें क्या होगा? परिमाण होगा, लेकिन इसमें दिशा नहीं होगी। आवेश में परिमाण तो होता है बच्चों, लेकिन दिशा नहीं होती है। और जिन राशियों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशियां। तो आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना कि जितनी भी अदिश राशियां होती हैं, जितनी भी अदिश राशियां होती हैं, उनका जब हम लोग योग करते हैं तो हम लोग को उनका बीजगणितीय योग लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो आवेश है, जब भी हम लोग आवेश का योग करेंगे, आवेश को जोड़ेंगे, तो हमें सदैव आवेशों का बीजगणितीय योग लेना पड़ेगा। तो सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए कि आवेश की योज्यता के अनुसार आवेश की योज्यता के अनुसार आवेश का जो गुण होता है वो ये होता है कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग करना होता है। आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग आवेशों को जोड़ रहे होंगे, जब भी हम लोग आवेशों का योग कर रहे होंगे, तो हम लोग को हमेशा आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग करना होगा। मतलब बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है कि अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि हम आवेशों का योग, इसको भी लिख लीजिएगा कॉपी में, कि हम सदैव आवेशों का जो योग करेंगे, यानी कि आवेशों का योग सदैव चिन्ह के साथ किया जाएगा। किसके साथ? चिन्ह के साथ। चिन्ह के साथ किया जाता है। आवेशों का योग सदैव चिन्ह के साथ किया जाता है। मतलब हमें आवेशों का जब हम लोग जोड़ रहे होंगे, जब हम लोग आवेशों का योग कर रहे होंगे, तो हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा चार्ज प्लस में है और कौन सा चार्ज माइनस में है। हमें इनको इनके चिन्ह के साथ जोड़ना पड़ता है। ये आवेश की पहली प्रॉपर्टी होती है, आवेश की योज्यता। फिर से मेरी एक बात ध्यान सुनो। पहली प्रॉपर्टी आवेश की क्या है? आवेश की योज्यता, मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि आवेश की योज्यता आवेश का ऐसा गुण है, आवेश का वह गुण है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग करना होता है। मतलब आवेशों का योग सदैव हम लोग चिन्ह के साथ करते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है कि चिन्ह के साथ सबका योग करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो आपके पास कोई यहां पर वस्तु है, अगर मान लो आपकी ये कोई वस्तु है और इसके अंदर ये क्या है? आपकी वस्तु। अगर मान लो ये कोई आपकी वस्तु है, कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर जो आवेश है वो पहला आवेश है प्लस का 7Q, दूसरा आवेश है माइनस का 2Q, और तीसरा आवेश है प्लस का 5Q, और चौथा आवेश है माइनस का 3Q। अब बच्चों जरा ध्यान समझो, इस वस्तु के अंदर 4 प्रकार के हमने आवेश रख दिए कि पहला आवेश रख दिया ये वाला 7Q जो कि प्लस में है, दूसरा माइनस का 2Q, अब तीसरा आवेश प्लस का 5Q, और चौथा आवेश रख दिया हमने माइनस का 3Q। अब अगर बच्चों आपसे कभी ये पूछा जाए कि इस वस्तु में कुल कितना आवेश है,
तो इस वस्तु में अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस वस्तु में कुल आवेश निकालना है, अगर हमें ये पता करना है कि इस वस्तु में टोटल चार्ज कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। हमें आवेशों का बीजगणितीय योग करना पड़ेगा, मतलब हमें सिग्मा क्यू करना पड़ेगा। तो अगर हमें ये निकालना है कि इस वस्तु में कुल आवेश कितना है, तो हमें सदैव आवेशों का बीजगणितीय योग निकालना पड़ेगा। और बीजगणितीय योग को क्या बोलते हैं, सिग्मा क्यू। सिग्मा मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। सिग्मा मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। तो अगर हमें इनका योग निकालना है तो हमें इन आवेशों को चिन्हों के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी भी इस वस्तु में कुल आवेश पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले मैं आपको बताता हूं आप लोग कैसे करेंगे। तो ये होगा प्लस का 7Q, तो आप लिखेंगे प्लस का 7Q। ये वाला क्या है, माइनस का 2Q, तो ये माइनस का 2Q। फिर क्या हो जाता है, प्लस का 5Q, तो प्लस का 5Q। और फिर क्या हो जाता है सबसे लास्ट में माइनस का 3Q, तो ये हो गया माइनस का 3Q। बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने सारे आवेशों को यहाँ पर चिन्ह के साथ लिया है। जो आवेश प्लस का था उसको प्लस में रखा है, और जो आवेश माइनस के थे उनको हमने माइनस में रखा है। और अब हम इनको ऐड कर देंगे जैसे हम लोग अपनी सारी संख्याओं को ऐड करते हैं। तो बच्चों प्लस का 7 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 12Q। और ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5Q। तो प्लस 7 प्लस 5 हो गया प्लस 12, और माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 5। तो आपका जो टोटल सिग्मा क्यू आएगा, जो आपका टोटल यहाँ पर आवेश आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 7Q। वो आपका क्या आ जाएगा, 7Q। और वो किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि प्लस का 12Q क्या है, ज्यादा है। तो आपका सिग्मा क्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 7Q। तो बच्चों आवेश की जो योज्यता होती है वो ये बताती है कि हम सदैव किसी वस्तु का जब कुल आवेश निकाल रहे होंगे तो हम लोग आवेश को जोड़ते समय, उनका योग करते समय आवेशों को हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं। जब चिन्ह के साथ लोगे तभी आपका आंसर सही आएगा, प्लस का 7Q इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर हमको ये बात नहीं पता होती हम कैसे जोड़ते हैं, हम जोड़ेंगे कैसे, हम जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 3 17। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, बात समझ आ रही है। तो हमें आवेशों को चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा। जो प्लस में है उसको प्लस में लिखो, जो माइनस में है उसको माइनस में लिखो, सबको ऐड करो, तब हमारा आंसर आवेश जुड़ करके आ जाएंगे। तो ये आवेश की पहली प्रॉपर्टी थी। आप सभी लोग को पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग करना होता है और आवेशों का योग सदैव चिन्ह के साथ किया जाता है। तो सभी लोग अपनी कॉपी में इसकी पहली प्रॉपर्टी को नोट कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऐसे ही हम लोग को 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है और ये आपकी पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, तो सभी लोग को क्लियर है बिल्कुल। सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बकायदा हर चीज को नोट करते रहो, समझते रहो, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। अब हम लोग डिस्कस आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि है आवेश की क्वांटम प्रकृति। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग को डिस्कस करनी है आवेश की अगली प्रॉपर्टी। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए। अगली प्रॉपर्टी है आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज यानी अब हम लोग को पढ़नी है आवेश की क्वांटम प्रकृति, मतलब क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसके बारे में हम लोग को देखना है कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। बच्चों इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। पहले आप लोग उस एग्जाम्पल को समझिएगा और फिर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देंगे। बच्चों जैसे मान लीजिए कि आप लोग कभी अगर मार्केट में जाएं और आप लोग को मान लीजिए कि कोई सामान खरीदना है, या फिर मान लीजिए कि आप लोग को अगर एक पेंसिल खरीदनी है, तो बच्चों आप लोग देखेंगे
कि अगर आप लोग दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं पेंसिल खरीदने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे एक पेंसिल दे दो। या तो आप उस दुकानदार से एक पेंसिल मांगेंगे और एक पेंसिल के बाद अगर आपको मांगना है तो आपको सीधे एक के बाद कहां जाना पड़ेगा, दो में। एक पेंसिल या तो मांगे, या आप मांग सकते हैं दो पेंसिल, या आप मांग सकते हैं तीन पेंसिल, या आप मांग सकते हैं चार पेंसिल। मतलब आपके पास कुछ निश्चित ऑप्शन है उससे मांगने के लिए कि वो या तो आपको एक पेंसिल देगा, या तो आपको दो पेंसिल देगा, या आप तीन ले सकते हैं, या आप तीन के बाद चार ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आप उससे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें 1.5 पेंसिल दे दो, मतलब एक पूरी दे दो और एक तोड़ के हमको आधी दे दो, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। तो जिस प्रकार आप वहां पर एक पेंसिल, उसके बाद दो पेंसिल, उसके बाद तीन पेंसिल, उसके बाद 4, 5, 6 ऐसे ले सकते हैं, मतलब आप लोग एक पूर्ण पेंसिल ले सकते हैं। आधी पेंसिल, पौन पेंसिल या सवा पेंसिल नहीं ले सकते हैं। मतलब या तो आप एक पेंसिल लेंगे, या आप दो पेंसिल लेंगे, या आप तीन पेंसिल लेंगे, या आप चार पेंसिल लेंगे, या आप 5, 6, 7 इस प्रकार से आगे ले सकते हैं। लेकिन आप कभी भी इनके बीच में जो पेंसिल है वो नहीं ले सकते हैं। मतलब इनके बीच में कौन पड़ेगा कि आप बोलो कि हमको 1.5 पेंसिल दे दो, ये तो 1.5 हो गई। मतलब वो आपको एक पेंसिल देगा और फिर एक अपनी पेंसिल तोड़ेगा और उससे आधी आपको दे देगा, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए जिस प्रकार आप यहां पर केवल एक निश्चित वैल्यू ही ले सकते हो, उसी प्रकार आवेश की क्वांटम प्रकृति में भी आप एक फिक्स वैल्यू ले सकते हो। और फिक्स मतलब बताएं तो आप केवल एक पूर्ण वैल्यू ले सकते हो, मतलब एक निश्चित वैल्यू ले सकते हो। एक के बाद सीधे 2, 3, 4, लेकिन आप बीच में कभी भी 1.5, आधे, 1.5, सवा, पौने इन सब में नहीं रुक सकते हो। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाऊं तो इस बात का मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार कुछ निश्चित पेंसिल ही ले सकते हो, एक के बाद सीधे 2, 2 के बाद 3, 1.5 या 2.5 नहीं ले सकते हो, उसी प्रकार बच्चों ध्यान रखना कि आप किसी भी वस्तु से जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, तो आप किसी भी वस्तु से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो या तो आप किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या कितने निकाल सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या निकाल सकते हो 4, 5, 6। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि हम इस वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल ले रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन केवल आधा ही निकाल रहे हैं। ये बात गलत है। जिस प्रकार आप वहां पे पेंसिल आधी नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार आप यहां पर इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते हो। मतलब आप या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो फिर उसके बाद सीधे 2 निकालोगे, या तो आप 3 निकालोगे, या तो आप 4 निकालोगे। इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन आप कभी भी 1 या 2 के बीच में, यानी कि 1.5, सवा या पौने 2, इस प्रकार से आप लोग नहीं निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हो कि अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है, उस वस्तु पर आ जाता है धनावेश। उस वस्तु पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु में कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है। तो अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पर कितना धनावेश आ जाएगा, आप समझो। इलेक्ट्रॉन का, उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और जो प्रोटॉन का धनावेश आता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। किस में होता है, प्लस में। बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश होते हैं वो वैल्यू में, यानी कि उनका जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। वो दोनों मान वैल्यू में सेम होते हैं, लेकिन उनके जो
चिन्ह होते हैं वो विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है। मतलब ऋणावेश जो होता है वो माइनस में होता है और धनावेश किसका होता है, प्लस का होता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर समझो कि अगर आपने इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालने पर चार्ज कौन सा आता है, धनावेश। तो अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर कितना धनावेश आ जाएगा, 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 इतना इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। अब क्योंकि धनावेश आ रहा है इसलिए इसको हम लोग किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन कितने निकालते हो 2, तो इस वस्तु पर कितना धनावेश आ जाएगा 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ये आवेश किसका हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर। अगर आप मान लो कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हो 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इतना इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है और अब आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हो, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हो, तो आप क्या करोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो अगर आप इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर इस वस्तु में अधिकता किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन देने पर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चार्ज कौन सा आता है, चार्ज आता है ऋणावेश। चार्ज कौन सा आता है, ऋणावेश आ जाता है। तो अगर इस वस्तु में ऋणावेश आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जिस प्रकार हम लोग एक निकालते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या 3 निकालते हैं, उसी प्रकार या तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो फिर 2 देंगे, या तो फिर 3 देंगे, या तो फिर 4 देंगे। हम इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, या तो आप 1 दोगे या पूरा पूरा 2 दोगे या पूरा पूरा आप लोग 3 दोगे। तो अगर आप इस वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19 इतना आवेश इस पर क्या होगा, आ जाएगा। और वो चार्ज कौन सा होगा, वो चार्ज होगा ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश होगा। ये चार्ज किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ धनावेश आ रहा था तो ये सब किस में है, प्लस में। यहाँ कौन सा आवेश है, ऋणावेश, माइनस में। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो क्या करोगे, 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम इतना क्या आ जाएगा, इस पर ऋणावेश आ जाएगा। अगर आप मान लो इस वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर 1.6 10 की पावर माइनस का 19 इतना क्या आ जाएगा, इस वस्तु में ऋणावेश आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग आवेश का क्वांटम प्रकृति में ये समझे कि अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं या उस वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम सदैव या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या देंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या फिर देंगे। लेकिन हम कभी भी 1 या 2 के बीच में, यानी कि 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन, इस पर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। मतलब आवेश का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा एक पूर्ण संख्या में होंगे। पूर्ण संख्या मतलब क्या होती है कि या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या 2 निकालोगे या 3 निकालोगे या 4 निकालोगे। बात समझ में आ रही है। कभी भी 1.5 या 2.25 या 2.15 मतलब पॉइंट का कोई भी खेल नहीं होगा, केवल और केवल पूर्ण संख्याओं में बात चलेगी। ठीक। अब बच्चों एक बात समझना ध्यान से कि अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्वांटम प्रकृति का, वो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस NE। यहां पर N का मान क्या होगा, N का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले थे तो N का मान कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपने कितने निकाले थे, 3, तो N का मान कितना हो जाएगा, 3। आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पर 3 दिए थे तो N का मान कितना हो जाएगा, 3। मतलब N क्या होता है, N वो वाली वैल्यू होगी जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आप
देंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी n, और जो E होता है, E को बोलते हैं आवेश, और आवेश का मान E का मान कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश की सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19, इस E का मान हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, प्लस मतलब क्या शो कर रहा है धनावेश, और माइनस मतलब क्या दिखा रहा है ऋणावेश। धनावेश कब आएगा जब आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और ऋणावेश कब आएगा जब आप लोग इलेक्ट्रॉन दोगे। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है, अगर मैं इसकी थोड़ी परिभाषा बनाना चाहूं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब ये जो n का मान होगा, ये जो n का मान यहाँ पर होगा वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, इस तरह से चलता रहेगा। मतलब एक पूर्ण संख्या होगी। क्या लिखेंगे, एक आपकी कौन संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा, जो वस्तु का आवेश होगा, किसी वस्तु में जो आवेश होगा, किसी वस्तु में जो आवेश होगा वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक पूर्ण संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है बच्चों, पूर्ण गुणज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया E, और उसका पूर्ण गुणज मतलब n का मान क्या होगा 1 2 3 4, इस तरह से कोई ना कोई पूर्ण संख्या होगी। और जब यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या आ जाएगी तो हमें आवेश जो मिलेगा वो सदैव इस E का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। बात समझ में आ रही है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश भी ले सकते हैं और प्रोटॉन का आवेश भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रोटॉन को लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग जितनी भी आवेश की संकल्पनाएं करते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संकल्पना आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है, इसलिए हम यहाँ पर आवेश इलेक्ट्रॉन का ही लेते हैं, जबकि दोनों के आवेश सेम होते हैं, बस फर्क किसका होता है, चिन्ह का। लेकिन तब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, प्रोटॉन को नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई आवेश की, कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु में जो आवेश होगा वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात समझ में आ रही है। तो आवेश की जो हमने दो प्रॉपर्टियां डिस्कस कर ली हैं, इन दो प्रॉपर्टी को आप सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर लेंगे। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में बहुत ही ध्यान से। ठीक है, तो आई होप क्लास आप लोग को समझ में आ गई होगी। आपके दो लेक्चर हो चुके हैं, पिछला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना, और इसके नोट्स बना लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिवार बनाएँ। बात समझ में आ रही है। सभी लोग को धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।